नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार एक बार फिर से आपके साथ अपने YouTube चैनल लीगल लैंप में सीआरपीसी की एक टर्म को डिफाइन करने के लिए हाजिर हूं। और वो टर्म रहेगी आज की इंडिया की डेफिनेशन क्या होगी, सीआरपीसी में इंडिया की डेफिनेशन को कैसे बताया गया है, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया की डेफिनेशन सीआरपीसी की क्लॉज F में दी गई है। सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लॉज F में इंडिया की डेफिनेशन दी गई है और वहां पे डेफिनेशन के लिए क्या लिखा है, छोटी सी लाइन लिखी है, इंडिया मींस द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। इतनी सी डेफिनेशन दी गई है कि इंडिया का मतलब वो है कि जहां तक ये सीआरपीसी एक्सटेंड करती है उस सभी को इंडिया का नाम दे दिया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सीआरपीसी कहां तक एक्सटेंड करती है। तो उसके लिए दोस्तों हमने सेक्शन 1 सीआरपीसी का सेक्शन 1 उसकी क्लॉज बी पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि सीआरपीसी का एक्सटेंट कहां तक है। तो उसमें लिखा गया था कि सीआरपीसी का एक्सटेंट होल इंडिया पर है। उसका एक्सटेंट कहां तक है, होल इंडिया। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। इंडिया की डेफिनेशन पढ़ें तो वो ये कहती है कि जहां तक सीआरपीसी एक्सटेंड करती है। अब ये पढ़ेंगे सीआरपीसी कहां एक्सटेंड करती है, तो वो लिखा है कि होल इंडिया पे एक्सटेंड करती है। तो इंडिया से चलो एक्सटेंशन पे रुक जाते हैं, एक्सटेंशन से चलो तो इंडिया पे रुक जाते हैं। तो ये तो एक लॉक लग गया। इससे तो सिंपल इतना ही समझ में आता है कि इंडिया जहां सीआरपीसी एक्सटेंड करती है, सीआरपीसी कहां तक एक्सटेंड करती है, पूरे इंडिया पे एक्सटेंड करती है। तो इससे तो कुछ भी समझ आया नहीं। बाकी आपको क्वेश्चन में अगर आंसर देना है, रिटन में कहीं आंसर देना है, तो आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। बल्कि और डीप में हमें इसे समझने के लिए थोड़ा हम और आगे चलेंगे। तो दोस्तों कि मैं बता रहा था कि जब कोई जो सेक्शन 2Y है, सेक्शन 2 सीआरपीसी और उसकी क्लॉज Y, वहां पे ये बताया गया है कि अगर कोई वर्ड सीआरपीसी में यूज हुआ है और उसकी डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी गई है और आईपीसी में कहीं डेफिनेशन दी गई है, तो मीनिंग हम वहां से ले लेंगे। तो देखो, इंडिया की डेफिनेशन सीआरपीसी में भी दी गई है, इंडिया की डेफिनेशन आईपीसी में भी दी गई है और इंडिया की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दी गई है। तीनों जगह इंडिया की डेफिनेशन दी गई है, सीआरपीसी में भी, आईपीसी में भी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी। तो हमने सीआरपीसी की डेफिनेशन अभी देख ली कि जहां जहां तक ये कोड एक्सटेंड होता है वही सारा इंडिया है। आईपीसी की डेफिनेशन देखें तो आईपीसी की सेक्शन 18 में इंडिया की डेफिनेशन दी गई है और वहां की भी डेफिनेशन देख लो दोस्तों। इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कुछ आया समझ में? बस इतना सा आया कि इंडिया का मतलब जो टेरिटरी है इंडिया की, वही इंडिया कहलाएगी। ये आईपीसी की डेफिनेशन कहती है। इससे भी कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए और आप सोचो कि ये वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको कहीं और लिखे मिलेंगे। वीडियो पॉज करो, सोचो, फिर मेरी वीडियो दोबारा से ऑन करना, आपका आंसर क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 है, जहां पे ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 मैं पूरा पढ़ देता हूं, हमारे लिए रेलेवेंट आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 है, बट मैं पूरा पढ़ देता हूं। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो आर्टिकल 1 की क्लॉज 1 कहती है इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। और क्लॉज 2 कहती है स्टेट एंड टेरिटरी shall be as specified in first schedule of the constitution। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट लिखे गए हैं और टेरिटरीज लिखी गई हैं, वही स्टेट और टेरिटरीज माने जाएंगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां इंडिया को समझने के लिए वो है आर्टिकल 1 का क्लॉज 3। आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 स्टार्ट होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो वर्ड यहां पे लिखे गए हैं आईपीसी की डेफिनेशन में, सेम वर्ड लिखे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 क्लॉज 3 में।
और वहां पे लिखा है टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, मींस इस डेफिनेशन को अगर हम आगे बढ़ाए हैं तो सेक्शन 18 की डेफिनेशन होगी इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच शैल कंप्राइज, तीन बातें अंदर और क्लॉज सब क्लॉज हैं इसके अंदर, सब क्लॉज ए, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। इसमें क्या शामिल होगा? नंबर 1 टेरिटरी और टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर उन सब की टेरिटरी इस टेरिटरी में शामिल होगी। क्लॉज सब क्लॉज बी क्या कहती है? यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां के फर्स्ट शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ यूनियन टेरिटरीज लिखी मिलेंगी, वो भी इस टेरिटरीज ऑफ इंडिया में शामिल हैं। और तीसरी सब क्लॉज सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो फ्यूचर में इंडिया में एक्वायर की जा सकती हैं वो टेरिटरीज भी टेरिटरीज ऑफ इंडिया में शामिल होंगी। तो इंडिया की डेफिनेशन समझने के लिए आपको सीआरपीसी की भी इंडिया पढ़नी पड़ेगी, आपको आईपीसी की भी इंडिया पढ़नी पड़ेगी, आपको एविडेंस एक्ट की भी इंडिया पढ़नी पड़ेगी। एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 है जहां पे इंडिया की डेफिनेशन दी है और वहां पे भी लिखा है इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कहानी अटक जाती है किस पे आके? टेरिटरी पे। जो यहां पे टेरिटरी ऑफ इंडिया को समझाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इतने से भी बात नहीं बनती है। जिन्होंने लिखना है केवल एग्जाम में इतना लिख लें, लेकिन जिन्होंने डीप समझना है उनको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग तो आप इंडिया समझ गए, लेकिन इंडिया को एक्चुअली प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो देखा होगा आपने हर जगह एक वर्ड यूज हो रहा है टेरिटरी टेरिटरी टेरिटरी। तो एक्चुअल में इस टेरिटरी को हमें समझना पड़ेगा और जब तक हम टेरिटरी को नहीं समझ लेंगे तब तक हमें इंडिया समझ नहीं आएगा। ये जो टेरिटरी वर्ड है ये एक लैटिन टर्म है और उसका नाम है टेरा। ये वहां से डेराइव किया गया है टेरिटरी, और टेरा का मतलब होता है लैंड। लेकिन क्या सचमुच में टेरिटरी में लैंड ही इंक्लूड है? लैंड के अलावा कुछ नहीं है। लैंड के अंदर भी अगर इंडिया में हम देखें तो वहां पे हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, लैंड के अलग हैं वो, तो क्या वो टेरिटरी में इंक्लूड नहीं है? तो दोस्तों जब हम जुडिशियली देखेंगे टेरिटरी का मीनिंग तो इस लैंड से कुछ एक्स्ट्रा है। तो लैंड से एक्स्ट्रा क्या हो गया? लैंड तो है ही टेरिटरी में इंक्लूड। लैंड पे जितनी भी लेक्स हैं, कहीं भी कोई वाटर है और रिवर है, वो सब टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। लेकिन इससे भी आगे प्रॉब्लम यहां आती है जब हम सी को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, तो वहां पे हम कितनी दूर तक पानी में जा सकते हैं, कितनी दूर तक हमारे सीआरपीसी एप्लीकेबल, आईपीसी सीआरपीसी एप्लीकेबल होंगे, वो भी एक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। तो उसके लिए मैरीटाइम जोन को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो दोस्तों देखो, जब समुद्र होता है तो समुद्र ऐसे ऐसे लैंड के पास से शुरू होता है और धीरे धीरे पानी उसका गहरा होता चला जाता है। ये मैंने यहां से बनाने की कोशिश करी है। ये लैंड है, यहाँ हल्का हल्का पानी है, फिर गहरा हो गया पानी, और पानी गहरा हो गया, फिर और पानी गहरा होता चला गया। इस तरीके से ये समुद्र का सरफेस है। तो दोस्तों जब आप लैंड पे देखेंगे, किनारा देखेंगे समुद्र का, तो वो ऐसे जिगजैग 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 होता है। अगर हम किसी हमारा समुद्र में कोई शिप है मान लो, उसकी हम डिस्टेंस नापना शुरू करें तो कहां से नापें? एक जगह से नापेंगे तो कुछ और आएगी, फिर आगे जाके अंदर चला जाएगा, वहां से नापेंगे तो कुछ और आएगी। जिगजैग होने के कारण एक फिक्स डिस्टेंस उसकी नहीं आएगी। तो इसीलिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जाती है और जिसको बोलते हैं बेस लाइन। अब जितनी भी डिस्टेंस इस समुद्र में, सी में हम नापेंगे, वो सब की सब इस बेस लाइन से नापेंगे। जितनी बार डिस्टेंस ली जाएगी वो सब बेस लाइन से ली जाएगी। और ये बेस लाइन के पीछे लैंड की साइड में वहां पे कुछ वाटर रह जाता है। ये बेस लाइन आगे होती है, तो यहां पे जो वाटर रह जाता है ये भी टेरिटरी का पार्ट है और इस वाटर को बोलते हैं इंटरनल वाटर। इस वाटर का नाम होता है इंटरनल वाटर। और जब ये बेस लाइन से आगे हम नापना शुरू करेंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स, ध्यान देना डिस्टेंस 12 नॉटिकल माइल्स, इतनी डिस्टेंस बेस लाइन से अगर हम समुद्र में नाप लें तो जो एक लाइन ड्रॉ होगी फिर स्ट्रेट, वहां तक के एरिया को बोला जाएगा टेरिटोरियल सी। उस एरिया को बोला जाएगा टेरिटोरियल सी। और उस फिर एक और बेस लाइन से अब 24 नॉटिकल माइल्स नापें, बेस लाइन से नापें
तो 24 नॉटिकल माइल्स। और अगर हम यहां जहां पे ये हमारा टेरिटोरियल सी खत्म हो रहा है वहां से नापे तो फिर 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ 24 नॉटिकल माइल्स का फ्रॉम द बेस लाइन, ये कहलाता है कॉन्टिग्युअस जोन। और इस 24 नॉटिकल माइल्स के आगे का एरिया, अगर उस एरिया को हम बेस लाइन से नापें तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी एरिया हमारा बनता है उसे बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहां पे हमारे 200 नॉटिकल माइल खत्म होते हैं फ्रॉम द बेस लाइन, उसके आगे का जो सी है उसको हाई सी बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सीआरपीसी एप्लीकेबल है वो इनमें से किस पे एप्लीकेबल है, तो आपको याद रखना है इंटरनल वाटर पर भी सीआरपीसी एप्लीकेबल है, टेरिटोरियल सी पर भी सीआरपीसी एप्लीकेबल है। इसके आगे सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है। वो इटली का एक कोई एग्जांपल हुआ था पीछे, उसमें क्या डिसीजन आया उसको देखेंगे, कुछ अलग अलग बातें कही गई हैं, बट मेनली आपने याद रखना है कि टेरिटोरियल सी ये कहां तक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक है और यहां तक ही हमारी सीआरपीसी एप्लीकेबल होगी। यहां पे कुछ और बाकी लॉ, कंटिन्यूअस जोन में कस्टम के हमारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं। इकोनॉमिक जोन से हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो यहां पे हम अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, यहां पे हमारी इंडिया को राइट है। और इसके आगे जो हाई सी है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें सबके बराबर राइट है, कोई कुछ भी करे यहाँ पे सबके बराबर राइट्स हैं। तो हमें केवल मतलब था कि हमारी सीआरपीसी कहां तक एप्लीकेबल है, तो वो आपको पता चल गया होगा कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। और मैं एक और जानकारी आपको दे दूं, 1 नॉटिकल माइल्स में 1.508 माइल्स होते हैं जो हमारे लैंड के होते हैं, और 1.508 लैंड माइल्स जो है वो इक्वल्स टू होता है 1.85 किलोमीटर के। तो वो डिस्टेंस हम कन्वर्ट भी करके देख सकते हैं। एक और बात मैं अब यहां से पूछना चाहूंगा दोस्तों आपसे, ध्यान से सुनना, उसका कमेंट आप वीडियो में करना। जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जब हमने देखी इंडिया की, तो वो डेफिनेशन थी द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। लॉ क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना ये मेरी बातें। लॉ वो नहीं है कि जो आपने एक सेक्शन पढ़ ली, रट ली और ठीक से एक एक वर्ड आपने रट लिया तो अब आप लॉ समझ गए। नहीं, लॉ वो नहीं है। लॉ वो है कि आपने पीछे क्या पढ़ा और अभी क्या पढ़ा है, जब दोनों का आप रिलेशन अगर बना सकते हैं तभी आप समझना कि आपको लॉ आया है। अगर आप लॉ में रिलेशन बनाना नहीं समझ पाए तो आपको लॉ नहीं आया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों, सीआरपीसी की सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग इंडिया की डेफिनेशन का मतलब है कि वो टेरिटरी, वो क्षेत्र जहां तक सीआरपीसी एक्सटेंड होती है वो इंडिया कहलाएगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप रिलेशन बनाइएगा सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 की क्लॉज बी, वहां पे लिखा है सीआरपीसी का एक्सटेंट, क्योंकि वर्ड यूज हुआ था टू विच द टेरिटरी टू विच द कोड एक्सटेंड्स। तो कहां तक एक्सटेंट है वो सीआरपीसी की सेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखा है, होल इंडिया। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे, आपको याद आ जाने चाहिए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो वीडियो देख लें और फिर इस क्वेश्चन का जवाब दें और इस वीडियो के कमेंट में दें जवाब आप। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्वेश्चन ये है मेरा कि वहां जो एक्सेप्शंस दिए गए थे, जहां जहां सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं थी, जहां तक सीआरपीसी एक्सटेंट नहीं था सीआरपीसी का, क्या वो एरिया इंडिया में कवर नहीं होता? इंडिया की डेफिनेशन से बाहर है क्या वो? इस क्वेश्चन का जवाब आपने देना है सेक्शन 2F एंड सेक्शन 1B सीआरपीसी को एक साथ पढ़ के। तो क्या क्या इंडिया में कवर नहीं है, क्या क्या इंडिया में कवर है? क्या वो जो एरिया जहां पे एक्सक्लूड किया गया है सेक्शन 1B में, वो एरिया क्या सीआरपीसी की सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग इंडिया नहीं है?
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में, फिर मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा। और दोस्तों एक और बात बताता हूं, फिर इसी डेफिनेशन को देखो वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना। आप जब भी लॉ पढ़ें तो वर्ड्स पे पूरा ध्यान देना। जब तक आप वर्ड्स पे ध्यान नहीं देंगे, उनका रिलेशन नहीं बनाएंगे कि कहां कहां वो वर्ड यूज हो रहा है, किस लॉ में यूज हो रहा है, तब तक आपको लॉ समझ नहीं आएगा। मैं एक्सटेंट की बात कर रहा हूं, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा था, द टेरिटरी टू विच दिस कोड सीआरपीसी एक्सटेंड्स। तो एक एक्सटेंट मैंने बता दिया कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 1B में। मैं एक और एक्सटेंट बताता हूं आपको। आईपीसी की सेक्शन 4 पढ़ना, वहां पे भी बताया जाता है कि आईपीसी कहां तक एक्सटेंड होती है। क्योंकि आईपीसी को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीआरपीसी जो बताया जा रहा है, सीआरपीसी देखो एक प्रोसीजरल लॉ है और आईपीसी एक सब्सटेंशियल लॉ है। जब जब आईपीसी के ऑफेंसेस होंगे तब तब उनको ट्रायल करने के लिए, उस पर्सन को प्रोसिक्यूट करने के लिए जिसने ऑफेंस किया है, हमें सीआरपीसी का ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मींस जहां जहां आईपीसी वहां वहां सीआरपीसी, इसलिए क्लोज रिलेशन है दोनों का। और सीआरपीसी में जो एक्सटेंट की बात की जा रही है कि जहां उस टेरिटरी को इंडिया कहेंगे जहां जहां सीआरपीसी का एक्सटेंट है, तो हमें यह भी देख लेना चाहिए कि आईपीसी का भी कहां एक्सटेंट है। तो सेक्शन 4 पढ़ना आप आईपीसी की, तो वहां पे 3 बातें लिखी गई हैं। तो वहां बता रहे हैं कि आईपीसी का एक्सटेंट और कहां हो सकता है, इंडिया से भी बाहर कहीं एक्सटेंट हो सकता है, तो हो सकता है। तो क्लॉज 1 देखें, सेक्शन 4 की सब सेक्शन 1 देखें, वो कहती है आईपीसी वहां वहां भी एक्सटेंड होती है, वहां पर भी एप्लीकेबल होती है जहां जहां पर इंडिया से बाहर, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर इंडिया का कोई भी सिटीजन है। इंडिया का सिटीजन वर्ड यूज कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और जहां पे वो इंडियन सिटीजन है वहां उस पे कोई ऑफेंस हो जाता है या वो कोई ऑफेंस करता है, तो वहां पर भी आईपीसी का एक्सटेंट है, इसीलिए सीआरपीसी का भी एक्सटेंट वहां पे हो जाएगा। सेक्शन 4 की सब सेक्शन 2 क्या कहती है दोस्तों? अब वर्ड यूज होगा, पहले सिटीजन वर्ड यूज हुआ था, अभी एनी पर्सन वर्ड यूज होगा दोस्तों। तो एनी पर्सन, जो चाहे वो इंडियन सिटीजन है चाहे वो इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर वो ऐसे शिप पर प्रेजेंट है या ऐसे एयरक्राफ्ट पर प्रेजेंट है जो शिप, जो एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड हो, तो ऐसी जगह पर भी आईपीसी का एक्सटेंट है, इसीलिए सीआरपीसी का भी एक्सटेंट होगा। तो इसको कैसे समझें कि कोई भी पर्सन है, शिप है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अब वो शिप और एयरक्राफ्ट कहीं भी क्यों ना हो, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी क्यों ना हो, रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, और उस पर जितने भी पर्सन है, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है, उन सब पर ये आईपीसी एक्सटेंट है, इसीलिए सीआरपीसी का भी वहां तक एक्सटेंट होगा। तीसरी बात, कोई और पर्सन है, कोई भी पर्सन जो इंडिया से बाहर बैठा है, पर्सन में जब जब पर्सन वर्ड यूज होगा ध्यान देना दोस्तों, वो सिटीजन भी हो सकता है, वो नॉन सिटीजन भी हो सकता है। कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर बैठा है, बट वो क्या करता है, हमारे इंडिया में रखे हुए कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है कोई ऑफेंस करने के लिए। कंप्यूटर रिसोर्स को जो इंडिया में रखा हुआ है उसको टारगेट करता है ऑफेंस करने के लिए, तो उस पर्सन पर, चाहे वो सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, उस पर्सन पर भी आईपीसी एप्लीकेबल है, इसलिए सीआरपीसी भी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इस तरीके से सीआरपीसी का एक्सटेंट कंप्लीट होता है। सीआरपीसी में जो डेफिनेशन इंडिया की दी गई है उसको हम अब कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से फुल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, लगता है कि आपको अब समझ आ गया होगा। और दोस्तों बहुत लेट नाइट में वीडियो बना रहा हूं आपकी वॉइस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जब वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मैं रोज एक वीडियो बनाता हूं और वो वीडियो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन और आप वीडियो को टाइम पे देख सकें।
तो तब तक के लिए दोस्तों, दूसरी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।